स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और क्लासेस 11, 12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर सब्जेक्ट कैंप, करियर काउंसलिंग, क्रैक द बोर्ड सेशंस लिए हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इनफैक्ट ये क्लास 11th के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 12th के लिए भी और किसी भी स्कूल के एग्जाम, यूटी, टर्म, चाहे वो मिड टर्म हो, 12th के अंदर आपका कोई भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड्स हैं और उसके बाद भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकूं। राइट? तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अब शुरुआत कैसे होती है? हमने इससे पहले वीबीटी एक्सप्लेन करी थी, उससे पहले वेस्पर थ्योरी, उससे पहले कोसेल लुईस स्ट्रक्चर, पर हम पहुंच जाते हैं वीबीटी पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में वीबीटी थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन करी थी। तो अब वीबीटी के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे, स्पेशली कार्बन, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, कि वीबीटी कहती है कि किसी भी एलिमेंट का सेंट्रल एटम का लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर ऐसी बात थी तो कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, उसके पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो कार्बन के 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए। पर ऐसा नहीं था। कार्बन तो हम सब जानते हैं कि 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो क्वेश्चन मार्क बन के रह गई। कंपाउंड्स बेरिलियम के क्वेश्चन मार्क बन के रह गए, कंपाउंड्स बोरॉन के क्वेश्चन मार्क बन के रह गए और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे, केमिकल्स थे जिनके बारे में हमारे पास एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं था। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन आई तो उसने वीबीटी को क्या, उसने बाकी के जो कंपाउंड जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अब होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन? इसका हम एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी लेकर आएंगे और फिर हम अपने साइंस पे चले जाएंगे। अब आपको कोई स्पेशल कलर चाहिए, है ना? यूजुअली हम कलर्स को, नेचुरल कलर्स भी होते हैं हमारे पास, पेंट्स भी होती हैं, पिगमेंट्स भी होती हैं। तो अगर आपको कोई स्पेशल कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, तो आप 2 या 3 कलर्स को मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर एक नया कलर आता है। तो ये मिक्सिंग ऑफ कलर्स हो गया, है ना? जैसे पिंक कलर रेड और वाइट के मिक्स करने पे आ जाएगा। ठीक है? ऐसे हमारे पास हमारे घरों के अंदर जब पेंट होता है तो वो डाई का इस्तेमाल करते हैं। डाई जो होता है वो भी अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जो मिक्स करके एक डिफरेंट कलर देता है। सिमिलरली हम इसके अंदर और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे अब बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया की डेवलपमेंट के टाइम पर हमको मिल्क की बहुत प्रोडक्शन की नीड थी। तो हम कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स होती थी फॉरेन कंट्री की और कुछ इंडियन ब्रीड्स थी, उनको हम मिक्स करते थे, इंटर ब्रीड करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास नई काउज और बफेलोज की ब्रीड आती थी जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते थे। तो मिक्सिंग ऑफ यहां पर क्या हो रहा है? ट्रेट्स, यूजफुल ट्रेट्स। हाइब्रिडाइजेशन में भी मिक्सिंग होती है, पर किनकी? ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। नाउ अब इससे पहले वीबीटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं एटम के, वो बॉन्ड बनाते हैं। सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स सराउंडिंग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि बॉन्ड बनाने से पहले सेंट्रल एटम के
ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होती है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स देते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनके अंदर सारे मिक्स्ड ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से बनाया हुआ बॉन्ड से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा ओवरलैपिंग वाला होता है। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के एक सेंट्रल एटम के जो नए उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जहां पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास s ऑर्बिटल ऐसा था, स्फेरिकल इन शेप। p ऑर्बिटल हमारे पास कुछ ऐसा होता है। तो अगर कल को हम इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसा आता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है इस ऑर्बिटल का, हाइब्रिड ऑर्बिटल का? इस ऑर्बिटल के अंदर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसके अंदर s ऑर्बिटल का भी फीचर है, इसके अंदर किसी जो भी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आप, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे लेट्स सपोज, तो ऐसे आपको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलर एनर्जी वाले मिक्स होते हैं और जो मिक्स होने पर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती हैं। हम इंपॉर्टेंट कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहली कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, AO का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के can participate of an atom या फिर किसी आयन के। तो एक एटम या आयन के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सिमिलर है वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम of last shell can participate। तो यूजली हमारे पास जो कोर्स में है वो ये है कि सेंट्रल एटम या आयन के जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकेंड लास्ट शेल के भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकेंड लास्ट शेल एंड सेकेंड लास्ट शेल, इनके भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि हम जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल को ही इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन जब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूंगा, फाइनली जब हाइब्रिडाइजेशन का पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा जहां पे हमने सेकेंड लास्ट शेल के भी पार्टिसिपेशन कराया। इनफैक्ट मैं आपको बीच में ही समझा दूंगा कि कैसे सेकेंड लास्ट शेल भी इन्वॉल्व होता है। देन थर्ड, नॉट नेसेसरी that
all unpaired electrons of last shell participates. मतलब यहां पे जरूरी नहीं है कि वीबीटी क्या कहती थी, वीबीटी कहती है कि लास्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करें। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मान लीजिए किसी एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो तीनों ही बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नॉट नेसेसरी, 2 भी बॉन्ड बना सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वीबीटी तो कहती थी कि सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा, वीबीटी ये भी कहती थी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, खाली ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन ये पॉइंट क्या कहते हैं कि इवन एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस paired electrons can also participate to form bond। तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, और जरूरी नहीं है कि वो सारे ही पार्टिसिपेट करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कम भी पार्टिसिपेट करते हैं, सारे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, वो कहता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते, एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस केस के अंदर, राइट। और फोर्थ पॉइंट हमारा जो इसके अंदर आता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट नेसेसरी। मतलब हम यहां पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है, वो लोअर ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है, स्पेशली कार्बन के केस के अंदर। तो वो कहते हैं कि लोअर ऑर्बिटल से वो हायर ऑर्बिटल में क्या कर जाता है, जंप। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप करता है तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। तो ये कुछ केसेस में है पर कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। और यूजुअली इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता क्यों है वो भी मैं आपको जरा समझा देता हूं। जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में पास आते हैं तो वो दोनों ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। जब वो स्टेबल होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर ये एनर्जी रिलीज इज इनफ टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, पर कुछ केसेस में ये एनर्जी रिलीज इतना ज्यादा नहीं होता जिसकी वजह से सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करें, एक्साइट करें। पर जब भी बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी आती है, और जब भी स्टेबिलिटी आती है एनर्जी मॉलिक्यूल की या स्पीशीज की कम होती है। जब एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कुछ केसेस में सेंट्रल एटम उसी एनर्जी रिलीज को गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप करा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई, राइट। तो अब हम इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करेंगे, कुछ सेलिएंट फीचर्स इस थ्योरी के, राइट। बात कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। क्या कहते हैं पॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल एटम का लास्ट शेल या फिर सेकेंड लास्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, जो मिक्स करके उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, लास्ट शेल या सेकेंड लास्ट शेल के पेयर्ड, अनपेयर्ड और खाली ऑर्बिटल सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ये फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं, वेरी नाइस पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन तभी होती है जब सेंट्रल एटम को बॉन्ड बनाना होता है। अगर सेंट्रल एटम अकेला है, आइसोलेटेड है, तो उसके बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन द सेंट्रल एटम और द आयन इज सपोज टू फॉर्म बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आइसोलेटेड एटम डज नॉट टेक प्लेस। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, बेटर होती है, इसलिए दे आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो ये हमारे कुछ सेलिएंट फीचर्स बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है वो है sp2। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है sp। इसके अंदर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी वाले अपने आप को हाइब्रिडाइज करके sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। देन हमारे पास कोर्स में है sp3d। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और फिफ्थ हमारे पास आती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मिक्स करके क्या बनाएंगे, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कौन होगा, sp3d। अब इसके अलावा मैं जैसे आपको बता रहा था कि सेकेंड लास्ट शेल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मैं 2 हाइब्रिडाइजेशंस के एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन इसके अलावा भी होती हैं और, पर मैं यहां पे 2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स ले रहा हूं जो क्लास 11th और 12th में काफी यूज होते हैं। वो है dsp2। अब यहां पर मैंने d ऑर्बिटल जो है वो पहले लिखा है और s और p को मैंने बाद में लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, और ऐसे ही हमारे पास एक और है d2sp3, है ना, जो इससे कुछ हद तक मैच करती है। अब देखिए, अगर तो आपके पास sp साथ में लिखा हुआ है ये सब, तो ये सब जो है किस शेल को बिलोंग करते हैं, n का मतलब क्या होता है, लास्ट शेल, वैलेंस शेल। तो अगर sp3, sp2, sp, sp3d और sp3d2 ये सारे ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये सारे ऑर्बिटल्स किस शेल को बिलोंग करते हैं, लास्ट शेल को बिलोंग करते हैं, वैलेंस शेल को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर ये dsp2 लिखा हुआ है या d2sp3 लिखा हुआ है जो इसके जैसी है, तो इसके अंदर d पहले क्यों लिखा हुआ है, तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो जरा देखिए, इसके अंदर जो d ऑर्बिटल है वो किसको बिलोंग करता है, n-1 शेल को, जो क्या हो गया हमारा सेकेंड लास्ट शेल। और sp किसको बिलोंग करता है, nth शेल को, जो हमारा क्या हो जाता है, लास्ट शेल।
ऐसे ही यहां पर डी पहले आ रहा है, तो डी हमारा किसको बिलोंग करता है, सेकेंड लास्ट शेल को, और sp3 हमारा बाद में आ रहा है, तो वो किसको बिलोंग करता है, लास्ट शेल को। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। तो ये वाले तो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, इन दोनों का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। इस पे तो बेस हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, हालांकि इस पे नहीं है, पर ये सारी वो हाइब्रिडाइजेशंस है जो हम क्लासेस 11th और 12th में काफी हद तक यूज, लर्न, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे पास ये सब हम आगे के लेक्चर्स में इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, और इसके आगे जो हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं उनको भी ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन को समझना है, एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम उन एग्जाम्पल्स को लेकर इस पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।